उस मनहूस सुबह की भोर में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की हरी भरी चाय की पहाड़ियों की शांति एक भयानक हत्याकांड से भंग हो गई। पीड़ित एक हृष्ट-पुष्ट बलवान व्यक्ति था, जिसकी लाश एक ऐसे दर्दनाक दृश्य में पाई गई जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो कौन था जिसने इतनी बेरहमी से यह काम किया? उस ठंडे पड़े शरीर के पीछे कौन सा गहरा राज छिपा था? चाय के बागानों पर छाई धुंध की परत के नीचे कौन सा सच उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल काली डाहलिया में, जहां हम सबसे दर्दनाक आपराधिक मामलों की अनकही कहानियां सुनाते हैं। दार्जिलिंग के प्रसिद्ध चाय बागानों के केंद्र सुकिया पोखरी गांव में सूरज की पहली किरणें अभी पत्तियों से छनकर आ ही रही थीं, जो एक और सामान्य दिन का वादा कर रही थीं। राधा देवी, एक मेहनती चाय पत्ती तोड़ने वाली मजदूर, धीरे धीरे अपने जाने पहचाने चाय के बागान की ओर बढ़ रही थी। दूर से ही उसे रास्ते में एक विशाल आकृति बेढंगे तरीके से पड़ी हुई दिखाई दी। उसने अपनी जबान चटकारी और एक गहरी सांस ली। फिर से पीकर यहीं सो गया, वह बड़बड़ाई। वह सिलुएट बहुत जानी पहचानी थी, उसके मालिक विक्रम सिंह ठाकुर की। उसका शराब पीना, नशे में धुत होकर बागान की झोपड़ी में या किसी कोने में सो जाना कोई नई बात नहीं थी। ठाकुर साहब, उठ जाइए, घर जाइए वरना ओस से ठंड लग जाएगी, राधा ने आवाज लगाते हुए पास जाकर कहा। कोई जवाब नहीं आया, केवल एक भयावह खामोशी थी। उसने उसे जगाने के लिए झुककर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह झटके से पीछे हट गई। एक अजीब कठोर ठंडक, जो किसी जीवित इंसान की गर्मी नहीं बल्कि एक लाश की ठंड थी। डर की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। राधा ने कांपते हुए ध्यान से देखा। विक्रम की आंखें पथराई हुई थीं, निर्जीव और शून्य में घूर रही थीं। और फिर उसकी नज़र एक भयानक दृश्य पर पड़ी। विक्रम की गर्दन पर एक गहरा बैंगनी काला निशान था, जैसे किसी चीज से जोर से गला घोंटा गया हो। इसके बाद जो चीख निकली वह पुकार नहीं थी, बल्कि चरम आतंक की एक दिल दहला देने वाली चीख थी, जो पूरी पहाड़ी में गूंज गई और शांत धुंध को चीर कर रख दिया। कुछ ही मिनटों में जो चाय का बागान कभी शांत और मनोरम था, वह अब दम घोंटू तनाव से भर गया। पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच टीम ने तेजी से इलाके की घेराबंदी कर दी। हर जासूस का चेहरा इस दुखद दृश्य को देखकर कठोर हो गया था। उस शक्तिशाली शरीर से जो अब ठंडा पड़ चुका था, उस पर खरोंचों और चोटों के अनगिनत निशान थे। एक जानलेवा संघर्ष का सबूत। अधिक अनुभवी जांचकर्ताओं ने जमीन और घास की उथल पुथल की स्थिति को देखकर अनुमान लगाया कि यह एक नकली अपराध स्थल था। कातिल ने कहीं और हत्या की थी और फिर रात के अंधेरे में लाश को यहां लाकर फेंक दिया था। यह एक क्रूर और बहुत सोची समझी हरकत थी। पहाड़ी के नीचे जिज्ञासु लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। फुसफुसाहटें एक टूटे हुए मधुमक्खी के छत्ते की तरह गूंज रही थीं। अनगिनत कहानियां गढ़ी जा रही थीं। कुछ लोगों का कहना था कि विक्रम को व्यापार में भारी नुकसान हुआ था और वह माफिया के कर्ज में डूबा हुआ था, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। दूसरों का दावा था कि विक्रम का स्वभाव हाल ही में बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वह हर समय शराब के नशे में रहता था और इलाके के कई लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। लेकिन इन अफवाहों के बीच विक्रम के पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ फुसफुसाहटें भी फैलने लगीं। गालियों और झगड़ों की आवाज़ें और उन क्रूर मारपीट के बारे में जो वह हर बार शराब पीने के बाद अपनी युवा पत्नी पर करता था। हर नई कहानी एक बंद गली की ओर ले जा रही थी, जिससे चाय बागान के मालिक की मौत पर रहस्य का पर्दा और भी घना और डरावना होता जा रहा था। पश्चिम बंगाल पुलिस की विशाल जांच मशीनरी पूरी क्षमता से काम कर रही थी। विक्रम सिंह ठाकुर के शव को फॉरेंसिक सेंटर ले जाया गया और विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्यारे की क्रूरता की पुष्टि की। मौत का कारण गला घोंटना था और शरीर पर एक भयंकर संघर्ष के कई निशान थे। जासूस आसपास के सभी मार्गों पर लगे सुरक्षा कैमरों की फुटेज खंगाल रहे थे, पीड़ित की दिनचर्या का पता लगा रहे थे और विक्रम के व्यापार और कर्ज से जुड़े कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुला रहे थे। सब कुछ एक जटिल हत्या के मामले को सुलझाने की मानक प्रक्रिया के अनुसार चल रहा था, तनावपूर्ण और सावधानीपूर्वक। लेकिन ठीक जब जांच अपने चरम पर थी, एक अप्रत्याशित घटना ने सभी जांचकर्ताओं को स्तब्ध कर दिया। सुकिया पोखरी पुलिस चौकी का दरवाजा अचानक खुला। अंजलि ठाकुर, पीड़ित की विधवा, अंदर दाखिल हुई। एक दुखी पीड़िता की छवि के विपरीत, जिसे सांत्वना की आवश्यकता हो, अंजलि एक व्याकुल अवस्था में दिखाई दी। उसकी आंखें निर्जीव थीं, लेकिन उनमें एक अजीब दृढ़ संकल्प चमक रहा था। वह सीधे ड्यूटी ऑफिसर की मेज पर गई। उसके सूखे फटे होंठ कुछ कहने के लिए हिले। उसकी आवाज धीमी थी,
लेकिन इतनी कि कमरे की हवा मानो जम गई। आपको और जांच करने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैंने ही अपने पति को मारा है। यह ठंडा, रोंगटे खड़े कर देने वाला कबूलनामा दिन के उजाले में एक बम विस्फोट की तरह था। तुरंत अंजलि ठाकुर को राज्य पुलिस के पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। वहां उसने अपना पूरा अपराध स्वीकार कर लिया। उस रात जब विक्रम नशे में धुत होकर घर आया और उसे बेरहमी से पीटा तो सालों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। हाथापाई के दौरान उसे एक रस्सी का टुकड़ा मिला और गुस्से के आवेश में उसने अपने पति का गला तब तक घोंट दिया जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गईं। बाद में घबराहट में उसने एक नकली दृश्य बनाने के लिए लाश को चाय के बागान तक खींचने की कोशिश की। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पति और ससुराल वालों के हाथों सालों तक नर्क की तरह जी गई जिंदगी के बारे में बताया, जिसमें मारपीट और अपमान शामिल था। अंजलि का बयान एक प्रताड़ित महिला द्वारा आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई के रूप में बहुत तर्कसंगत लग रहा था और सहानुभूति प्राप्त कर रहा था। ऐसा लगा कि मामला जल्दी ही बंद हो सकता है। हालांकि सीनियर इंस्पेक्टर अर्जुन राणा और उनकी अनुभवी टीम के लिए इस कबूलनामे ने और भी बड़े संदेह पैदा कर दिए। इसमें बहुत सारी विसंगतियां थीं। अंजलि जैसी कमजोर महिला अकेले विक्रम जैसे हृष्टपुष्ट आदमी पर काबू पाकर उसका गला कैसे घोंट सकती थी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अकेले उस भारी लाश को रात के अंधेरे में चाय की पहाड़ी पर कैसे ले जा सकती थी? अंजलि का बयान सहज लग रहा था, लेकिन उसमें उन विवरणों की कमी थी जो वास्तव में दहशत में अपराध करने वाले व्यक्ति में होते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें पश्चाताप से भी गहरा कुछ छिपा था। अंजलि ठाकुर का कबूलनामा मामले का अंत होने के बजाय एक और, कहीं अधिक जटिल और अंधेरे रहस्य के दरवाजे की चाबी लग रहा था। दार्जिलिंग से सैकड़ों किलोमीटर दूर, पुणे, महाराष्ट्र की एक शांत छोटी गली में 62 वर्षीय प्रकाश देशमुख का जीवन आश्चर्यजनक रूप से शांति से बीत रहा था। वह एक सेवानिवृत्त मार्शल आर्ट गुरु थे, जिनका शरीर अभी भी फुर्तीला और मजबूत था। वह अपनी पत्नी के साथ परिवार की छोटी सी किराना की दुकान चलाते थे। वह अभी भी सुबह जल्दी उठते, दुकान साफ करते, सामान व्यवस्थित करते और अपने परिचित पड़ोसियों से कुछ बातें करते। किसी को कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, सिवाय उनकी पत्नी के, जिन्होंने देखा कि उनके पति हाल ही में अधिक चुप और खोए खोए रहने लगे थे। वह अक्सर घंटों तक चाय के प्याले के पास चुपचाप बैठे रहते। उनकी आंखें कभी कभी दूर तक शून्य में ताकती रहतीं, जिनमें एक भारी चिंता छिपी होती थी, जिसे उनकी पत्नी ने दूर रह रही अपनी बेटी और 2 नातिनों की चिंता मान लिया था। उनके कठोर, अनुभवी हाथ, जिन्होंने कभी शक्तिशाली दांव पेंच दिखाए थे, अब किसी भी अनजान नंबर से फोन आने पर हल्के से कांपने लगते थे। इस बीच दार्जिलिंग में पुलिस की बैठक में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। अंजलि ठाकुर का कबूलनामा हालांकि विस्तृत था, लेकिन उसमें कई घातक विरोधाभास सामने आ रहे थे। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा ने मेज पर हाथ पटकते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की ओर इशारा किया। यह बेतुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़ित की गर्दन पर लगाया गया दबाव अत्यधिक और निर्णायक था, जो अंजलि जैसी महिला की ताकत से संभव नहीं था। विक्रम के शरीर पर चोट के निशान शक्तिशाली प्रहारों के कारण थे, न कि एक अव्यवस्थित हाथापाई के। सारा शक इस बात पर गहरा गया कि अंजलि किसी और को बचाने के लिए दोष अपने सिर ले रही है। तभी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। फॉरेंसिक टीम को पीड़ित के नाखूनों के नीचे से कुछ अजीब कपड़े के रेशे और एक डीएनए नमूना मिला, जो अंजलि ठाकुर के डीएनए से मेल नहीं खाता था। यह साबित करता था कि एक तीसरा व्यक्ति मौजूद था और विक्रम की मौत से पहले उसके साथ संघर्ष हुआ था। उसी समय एक महत्वपूर्ण गवाह भी मिला। एक ऑटो रिक्शा चालक ने बताया कि अपराध की रात लगभग आधी रात को उसने एक बुजुर्ग हृष्टपुष्ट व्यक्ति को एक पुरानी मोटरसाइकिल पर चाय बागान के पास के इलाके से जल्दबाजी में निकलते देखा था। असली हत्यारे का चेहरा अब धीरे धीरे अंधेरे से उभर रहा था। अगली दोपहर पुणे की छोटी सी किराना की दुकान पर माहौल हमेशा की तरह शांत था। प्रकाश देशमुख नूडल्स के डिब्बों को व्यवस्थित कर रहे थे। तभी उनका एक भतीजा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने अपना स्मार्टफोन दिखाते हुए कहा, मामा जी, बहुत बड़ी बात हो गई। अंजलि दीदी न्यूज़ में है। प्रकाश देशमुख चौंक गए। उन्होंने अपने हाथ एप्रन से पोंछे और फोन छीन लिया। स्क्रीन पर एक सनसनीखेज शीर्षक वाली खबर थी। दार्जिलिंग में सनसनी, पत्नी ने चाय बागान के मालिक पति की हत्या की। साथ में उनकी बेटी की एक धुंधली तस्वीर थी, जिसे पुलिस ले जा रही थी। उस बूढ़े गुरु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, बल्कि गुस्से और अपनी बेटी के लिए असहनीय पीड़ा से। वह जानते थे कि उनकी प्यारी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है।
अपनी हैरान पत्नी को बिना कुछ बताए प्रकाश देशमुख ने चुपचाप काउंटर पर कुछ पैसे फेंके, चाबियों का गुच्छा उठाया और अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए बाहर भागे। इंजन की गर्जना ने छोटी गली की शांति को भंग कर दिया और वह हताश व्यक्ति अपनी बेकसूर बेटी को बचाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर दार्जिलिंग की ओर निकल पड़ा। ठीक आधी रात को सुकिया पोखरी पुलिस चौकी का दरवाजा एक बार फिर खुला। एक बुजुर्ग व्यक्ति, धूल से सना हुआ, जिसका चेहरा थकान से मुरझाया हुआ था लेकिन आंखों में एक दृढ़ निश्चय था, अंदर दाखिल हुआ। वह प्रकाश देशमुख थे। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों की हैरानी के बीच उन्होंने एक रूखी, दृढ़ आवाज में कहा, मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं। मैंने ही उस विक्रम सिंह ठाकुर को मारा है। मेरी बेटी अंजलि ठाकुर को छोड़ दो, वह निर्दोष है। यह जानकारी तुरंत राज्य पुलिस की विशेष टीम को दी गई। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा और उनकी टीम तुरंत वहां पहुंची। प्रकाश देशमुख के बयान ने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए जो उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्होंने विक्रम के साथ अपनी बातचीत, उसके द्वारा उसे धमकाने के लिए गुंडों को बुलाने की घटना, चाय बागान की झोपड़ी में हुए जानलेवा संघर्ष और उस पल का विस्तार से वर्णन किया जब उन्होंने अत्यधिक गुस्से में रस्सी से अपने दामाद की जान ले ली। उनका बयान फॉरेंसिक रिपोर्ट के हर विवरण से पूरी तरह मेल खाता था। अत्यधिक दबाव, मार्शल आर्ट के प्रहारों से बने चोट के निशान और विक्रम के नाखूनों के नीचे मिला अजनबी डीएनए जो विरोध के दौरान प्रकाश देशमुख की त्वचा से आया था। उसी रात प्रकाश देशमुख को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया। हथकड़ी की ठंडी खनक गूंजी और उसी समय अंजलि ठाकुर को रिहा कर दिया गया। जिस क्षण अंजलि को रिहा किया गया, उसने अपने पिता की झुकी हुई पीठ को पुलिस द्वारा ले जाते हुए देखा और वह केवल असहाय होकर रो पड़ी। सच सामने आ चुका था, लेकिन उसके परिवार की त्रासदी तो अब शुरू हुई थी। दार्जिलिंग पुलिस के पूछताछ कक्ष के अंदर हवा में भारीपन था। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा के सामने प्रकाश देशमुख बैठे थे, वह व्यक्ति जो अभी अभी एक लंबी, हताश यात्रा से आया था। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई अपराध नहीं नकारा। पहले ही पल से उन्होंने सिर झुकाकर सारी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उनकी आवाज रूखी लेकिन स्पष्ट थी, जैसे वह उस बोझ को उतार रहे हों जो लंबे समय से उनके दिल पर था। सब कुछ मैंने किया है, मैंने ही उसे मारा है। कृपया मेरी बेटी को परेशान न करें। उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है। कृपया मेरी बेटी को परेशान न करें। उन्होंने अपनी गवाही हत्या की रात की घटनाओं से नहीं, बल्कि अतीत की एक कहानी से शुरू की। एक ऐसी कहानी जो आशा और एक पिता की गलती से रंगी थी। विक्रम पहले ऐसा नहीं था, प्रकाश देशमुख ने धीरे धीरे कहा। उनकी बूढ़ी आंखें शून्य में देख रही थीं। वह मेरा शिष्य हुआ करता था जब मैं पुणे में अपना अखाड़ा चलाता था। वह लंबा चौड़ा, मजबूत और बहुत मेहनती दिखता था। हमेशा गुरुजी कहकर सम्मान से बात करता था। मैं उसे पसंद करता था। उसका भविष्य अच्छा दिखता था और उसके परिवार का चाय का पारंपरिक व्यवसाय था। मैंने सोचा कि वह मेरी बेटी के लिए एक मजबूत सहारा बनेगा। उन्होंने उस दिन के बारे में बताया जब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दिया, उस भव्य शादी के बारे में और उन शुरुआती दिनों के बारे में जब अंजलि अपने पति के साथ दार्जिलिंग चली गई। उन्हें यह सोचकर कितना सुकून मिला था कि उनकी बेटी को एक अच्छा पति और एक आरामदायक जीवन मिला है। 4 साल पहले यह उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव था, लेकिन फिर उनकी आवाज कड़वाहट से भर गई। यह बस कुछ साल ही चला। जब उसका कारोबार मुश्किल में पड़ने लगा तो वह पूरी तरह बदल गया। वह अपनी किस्मत को दोष देने लगा और फिर उसने इसका दोष अपनी ही पत्नी पर मढ़ना शुरू कर दिया। वह कहता था कि अंजलि ने केवल 2 बेटियों को जन्म दिया है, जिससे उसके परिवार का वंश रुक गया है और उसके कारोबार में बाधा आ रही है। एक पति से वह एक राक्षस बन गया। प्रकाश देशमुख ने अपनी बेटी के आंसुओं से भरे फोन कॉल्स को याद किया। शुरू में अंजलि छिपाती थी, डरती थी कि उसके माता पिता चिंतित होंगे, लेकिन फिर मारपीट बढ़ती गई, गालियां और भी कड़वी होती गईं। अंजलि को न केवल उसके पति ने पीटा, बल्कि उसके सास ससुर ने भी उसका अपमान किया और उसे अलग थलग कर दिया। वे मेरी बेटी को अपनी आंखों का कांटा समझते थे। विक्रम उसे अपने माता पिता के सामने ही मारता था और वे बस चुपचाप देखते रहते थे, बल्कि यह कहते थे कि वह अपनी पत्नी को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा था? क्या मारपीट और क्रूरता से कोई सिखाता है? मैं फोन पर अपनी बेटी को रोते हुए सुनता था और ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा दिल निचोड़ रहा हो। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। लगभग 1 हफ्ता पहले वह अकेले दार्जिलिंग आए थे। वह अपने समधि समधन से बात करना चाहते थे, लेकिन सम्मान के बजाय उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ा। मेरी समधन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई भिखारी हूं।
मेरे समधी ने बस टाल मटोल करते हुए कहा कि यह पति पत्नी का निजी मामला है। वे बेशर्मी से अपने बेटे का पक्ष ले रहे थे। वे बेशर्मी से अपने बेटे का पक्ष ले रहे थे। मेरी बेटी की पिटाई को एक सामान्य बात समझते थे। गुस्से का उबाल तब आया जब वह विक्रम से अकेले में चाय की फैक्ट्री में मिले। मैंने उसे एक पिता की तरह बात करने के लिए बुलाया। मैंने पूछा कि वह मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। उसने पछतावा दिखाने के बजाय मुझे चुनौती दी। उसने कहा, यह पति पत्नी का मामला है, आप इसमें दखल न दें। फिर उसने फोन निकालकर अपने कुछ गुंडे दोस्तों को बुला लिया। प्रकाश देशमुख ने अपने दांत भींच लिए, उनकी मुट्ठियां कस गईं। 3-4 बदमाश, जिनके शरीर पर टैटू थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। विक्रम ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा ससुर है, इसे एक सबक सिखाओ ताकि यह अपनी हद में रहे। मैं बूढ़ा हूं, लेकिन सठियाया नहीं। मैं जानता था कि अगर मैं उन्हें कुछ करने देता तो मैं वहीं ढेर हो जाता। अपनी थोड़ी सी मार्शल आर्ट की जानकारी से मैंने अपना बचाव किया और उन गुंडों को संभाल लिया। लेकिन जिस तरह से मेरे दामाद ने अपने ससुर को पीटने के लिए गुंडों का इस्तेमाल किया, उसने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया। उस लड़ाई के बाद वह निराश होकर चले गए। गुस्सा उनके सीने में उबलता रहा। उस रात वह एक पल भी सो नहीं सके। उनकी बेटी पर हो रहे अत्याचार और विक्रम का अहंकार उन्हें सताता रहा। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें विक्रम से आखिरी बार बात करनी होगी, उसे अपनी बेटी से घुटनों के बल माफी मंगवानी होगी। मैं उसे चाय बागान की उस अस्थायी झोपड़ी में खोजने गया जहां वह अक्सर शराब पीता था। मैंने उसे नशे में धुत्त सोते हुए पाया। उसकी हालत देखकर मेरा गुस्सा फिर भड़क उठा। मैंने उसे जगाया। उसने आंखें खोलीं। मुझे देखकर वह डरा नहीं, बल्कि गालियां देने लगा। उसने मुझ पर हमला कर दिया। झोपड़ी की धुंधली रोशनी में एक जानलेवा संघर्ष हुआ। विक्रम छोटा और मजबूत था, लेकिन प्रकाश देशमुख के पास एक गुरु का कौशल था। 2 आदमी, एक बूढ़ा और एक जवान, टूटी मेजों और कुर्सियों के बीच एक दूसरे से भिड़ गए। वह एक बैल की तरह मजबूत था। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरा गला घोंटने लगा। जब मेरी सांसें रुक रही थीं, मैंने चारों ओर हाथ पैर मारे। मेरा हाथ कोने में पड़ी एक रस्सी पर पड़ा। उस घबराहट और अत्यधिक गुस्से के क्षण में मैंने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा और कस दिया। प्रकाश देशमुख ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उनका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया, जैसे वह उस भयानक क्षण को फिर से जी रहे हों। मैं बस कसता गया, तब तक कसता रहा जब तक कि वह हिलना बंद नहीं हो गया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के अंधेरे में उस बूढ़े गुरु ने अपने दामाद की लाश को अपनी पीठ पर लादा, जिसे उन्होंने कभी पूरे भरोसे के साथ अपनी बेटी सौंपी थी, और लड़खड़ाते हुए चाय की पहाड़ी पर चढ़ गए। उन्होंने लाश को वहां रखा और फिर एक शून्य मनःस्थिति में अपने घर की ओर लौट गए। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बस इतना पता था कि उन्हें उस जगह से तुरंत निकलना होगा। प्रकाश देशमुख का बयान जांचकर्ताओं की भारी खामोशी में समाप्त हुआ। यह सिर्फ एक हत्यारे का कबूलनामा नहीं था, बल्कि एक असहाय पिता के आंसुओं से भरा वृत्तांत था, जिसे अपनी बेटी की रक्षा के लिए अंतिम छोर तक धकेल दिया गया था। कुछ महीने बाद दार्जिलिंग की जिला अदालत में इस सनसनीखेज हत्या के मामले की सुनवाई हुई। अदालत में अंजलि ठाकुर और उनका परिवार मौजूद था। उनके आंसू लगातार बह रहे थे। प्रकाश देशमुख कटघरे में खड़े थे। उनके बाल और भी सफेद हो गए थे। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने मामले की पूरी फाइल, गवाहों और आरोपी के बयानों पर विचार करने के बाद यह माना कि प्रकाश देशमुख का कृत्य विशेष रूप से गंभीर था, जिसने किसी की जान ले ली थी, और समाज में एक मिसाल कायम करने के लिए एक कठोर सजा आवश्यक थी। हालांकि अदालत ने कुछ कम करने वाली परिस्थितियों पर भी विचार किया, जैसे कि आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सच्चाई से बयान दिया था, और अपराध एक गंभीर मानसिक उत्तेजना की स्थिति में किया गया था, जो पीड़ित के लंबे समय तक के गैर कानूनी व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई थी। अंत में अदालत ने आरोपी प्रकाश देशमुख को 12 साल की कैद की सजा सुनाई। सजा सुनकर बूढ़े गुरु ने चुपचाप सिर झुकाकर इसे स्वीकार कर लिया। उनके लिए जेल में बची हुई जिंदगी शायद उतनी दर्दनाक नहीं होगी जितनी अपनी बेटी को जीते जी नर्क में देखना था। यह उनके कृत्य के लिए अंतिम फैसला था, लेकिन यह एकमात्र मुक्ति भी थी जो वह अपनी बेटी के लिए कर सकते थे। दार्जिलिंग की पहाड़ियों का यह मामला सिर्फ अपराध और सजा की कहानी नहीं है। यह घरेलू हिंसा, आसपास के लोगों की उदासीनता, और जब किसी इंसान को अंतिम छोर तक धकेल दिया जाता है तो उसके भयानक परिणामों के बारे में एक कठोर चेतावनी है। काश इस मामले में पहले हस्तक्षेप किया गया होता, काश कानून समय पर लागू होता, और काश प्यार
और सहानुभूति सही जगह पर होती तो शायद यह दर्दनाक त्रासदी नहीं होती। बहुत देर होने से पहले अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि चुप्पी भी एक अपराध बन सकती है। आज की अपराध कथा यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।